all to Lawsico. So this week in our legal essay series we are going to discuss about appointment of Supreme Court judges. तो ये टॉपिक कैसे रिसेंट में हम डिस्कशन करने वाले, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है। अपने आप में इतने बड़े नंबर में एक साथ अपॉइंटमेंट ये पहली बार हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से होता है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, कौन अपॉइंट करता है, इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस डिस्कशन में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो इसका हमको आंसर कहां मिलेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(2) और 217, ये दो आर्टिकल्स है जिसमें हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी। तो इन दोनों ही प्रोविजन के अंदर सेक्शन 124 सब क्लॉज 2 जो है ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, और 217 जो आर्टिकल है ये बताता है कि किस तरीके से हाई कोर्ट्स में जजेस अपॉइंट होंगे। दोनों ही प्रोविजन में एक कॉमन चीज ये है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है अपॉइंट करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है जहां पर प्रेसिडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। तो पावर आती है क्या एग्जीक्यूटिव के पास में जाती है या जुडिशरी के पास में जाती है? तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिबेट हुआ है, क्योंकि इन दोनों ही प्रोविजन में बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। तो यहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, पर उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की से। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अब यहां पे कंसल्टेशन का क्या मतलब है कि जो भी कंसल्टेशन या जो भी रिकमेंडेशन जुडिशरी की तरफ से आएंगी वो प्रेसिडेंट को क्या माननी ही होंगी। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किससे कंसल्टेशन करते हैं। मतलब क्या एग्जीक्यूटिव का पावर यहां पर ज्यादा हो गया? तो इसी को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद में तो कुछ समय ये प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर हम देखें तो 1980s में ये प्रॉब्लम देखने को मिली। खास तौर पे जब हमारी देश में इमरजेंसी लगी, तो उस वक्त इंदिरा गांधी का जो केस हुआ था उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। अब वही मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रे को 3 सीनियर मोस्ट जज से सुपरसीड करके अपॉइंट कर दिया गया था। तो उसके बाद में ये बात आई, क्या एग्जीक्यूटिव हमारी जुडिशरी के साथ में गलत नहीं कर रही है कि यहां पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंस के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि ये प्रेसिडेंट की पावर है, और गवर्नमेंट्स जो थी, जो एग्जीक्यूटिव थी, उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो एक पूरा ऐसा ऑर्डर में चली आ रही थी चीजें कि जो सीनियर मोस्ट जज रहता है वही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते हैं, हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस प्रमोट होके चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट बनते हैं, और वो चीफ जस्टिस फिर आगे आके सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। लेकिन यहां पर इमरजेंसी के केस में ये जो सीनियर मोस्ट जजेस का जो पूरा एक ऑर्डर में प्रमोशंस होते थे, उनको आगे प्रमोट किया जाता था, ये कहीं ना कहीं बिगड़ गया। तो उसी के बाद में ये सवाल उठाया गया कि क्या यहां पर एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट पावर होती है कि वो जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट कर सके। तो इसी का उत्तर जो है, इसी का आंसर जो है, हमें 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सबसे पहले बार मिलता है। उसके बाद में भी केसेस होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। मतलब यहाँ पे बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंकरेंस जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, अगर वो किसी को एज जज अपॉइंट करना चाहे तो। अब यहां पर एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा हो गई। उसके बाद में एक और केस हुआ 1993 में, मतलब 1981 में जब एसपी गुप्ता केस हुआ था उसके 12 साल बाद
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है जो कोलिजियम सिस्टम लेकर आते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम जो रहेगा, इसमें जो कोलिजियम बनाया जाएगा, ये जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर हायर जुडिशरी में इन सारे मामलों को देखेंगे। तो यहां पर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट से यहां पे एक डेविएशन लिया गया है क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जरूरी है। एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोलिजियम सिस्टम लाया जा रहा है। तो 1993 से हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम हो गया, मतलब जजेस ही अब जजेस को अपॉइंट करते हैं, जुडिशरी ही जजेस को अपॉइंट करती है। उसके बाद में एक और हुआ थर्ड केस। ये वैसे प्रेसिडेंट रेफरेंस था, आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रेफरेंस ले सकते हैं। अगर कोई कानूनी मामले में उन्हें सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। तो यहां पर यही राय ली गई कि कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें सिर्फ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हीं का पावर होता है कि जो और भी वहां पर दूसरे जजेस है इनकी भी मेजॉरिटी के हिसाब से ही चलता है कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से पर चलता है। तो इस केस में पर्टिकुलर एक 5 मेंबर बॉडी बनाई गई, कॉलेजियम की एक 5 मेंबर बॉडी होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और जो मेजॉरिटी का डिसीजन रहेगा वो इसमें लागू होगा। इन 5 मेंबर बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके बाद में जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस बॉडी में रहेंगे। अब बात यह आता है कि इसके बाद में भी 2014 में एग्जीक्यूटिव ने एक और अटेम्प्ट करा कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो जजेस के अपॉइंटमेंट है उसमें अपनी दखलंदाजी बनाए रखे। अगस्त 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि रूलिंग पार्टी के साथ में अपोजिशन और जो दूसरी पार्टीज थी इन्होंने भी इस एनजेक एक्ट का यहां पर सपोर्ट करा। एनजेक पास हो जाता है अगस्त 2014 में। उसके बाद में एनजेक पास होने के बाद में जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो यहाँ पे स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक स्टेट्स ने भी इसे रेटिफाइड कर दिया। 16 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसे रेटिफाइड कर दिया क्योंकि आधे से ज्यादा स्टेट्स का इसे रेटिफाई करना जरूरी था एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। 2014 में स्टेट्स ने रेटिफाई करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है। उस वक्त के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, इन्होंने भी इसको असेंट दे दिया और अप्रैल 2015 को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है, एनजेक आ जाता है। मतलब अब एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें गवर्नमेंट के लोग होंगे और जुडिशरी भी होगी, लेकिन यहाँ पर से जो ज्यादा रहेगा ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हो जाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर एक जुडिशरी में और दखलंदाजी नहीं पड़े और इसी चिंता को देखते हुए लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया और एनजेक को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अप्रैल 2015 में आया हुआ एनजेक 2015 के अप्रैल में आया हुआ 2015 के ही अक्टूबर तक ही रह पाया। तो ये एनजेक भी स्क्रैप हो जाता है। उसके बाद में कॉलेजियम सिस्टम जो है वो वैसा ही कंटिन्यू रहता है। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या किस प्रकार से बदलती आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 का एक्ट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में तो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस का प्रावधान था कि 8 जज होंगे। 1956 में यह एहसास हुआ कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम काफी बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। 1956 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट लाया गया और संख्या बढ़ा के 11 कर दी गई। 1960 में इसमें फिर अमेंडमेंट इस एक्ट में लाया जाता है और ये संख्या 14 कर दी जाती है। 1917 में इसे 14 से बढ़ा के 18, 1986 में इसे बढ़ा के 26, 2009 में 31 और 2019 में फाइनली इसे 34 कर दिया जाता है। तो अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये है 34, लेकिन अभी टोटल नंबर ऑफ जजेस देखे तो ये है 33। अब बात यह आती है कि हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में कोई नए जज को अपॉइंट करना है तो इसके लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम से प्रोसेस इनिशिएट होती है। ये भेजता है रिकमेंडेशन, ये अपने लिस्ट जो भेजता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन नामों पर जो
जजेस के लिए रिकमेंड हुए हैं, इन नामों पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को। देन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इस पर सहमति देता है। इन नामों पर किसी नाम को वो रिजेक्ट भी कर सकता है और इस सहमति के बाद में फाइनली एग्जीक्यूटिव के फाइनल अप्रूवल के लिए ये गवर्नमेंट के पास में चले जाता है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो इसे वापस सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो भी रिकंसिडरेशन है उसके ऊपर उसे देखते हुए नाम या तो रिजेक्ट कर सकता है या तो फिर वापस उसी नाम को दोहरा के वापस एग्जीक्यूटिव को भेज सकता है और उस पर एग्जीक्यूटिव इसे मान लेती है। जनरली ये प्रोसेस होती है, लेकिन हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है इससे काफी ज्यादा समय लगता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने, और जो दूसरी कार्रवाई रहती है प्रोसेस लंबी है, तो कभी कभी एक साल से 1.5 साल भी लग जाता है। अब बात ये आती है कि एक और बड़ा मुद्दा ये हुआ कि इस बार 9 जजेस में से जो 3 जज थी ये फीमेल जजेस थी, वुमेन जजेस थी। तो कहीं ना कहीं कम से कम जो नया रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें हमें यहाँ पर 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इस नए अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पर हमेशा से सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा रहा है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा है। सिर्फ जेंडर बेस्ड नहीं, कास्ट बेस्ड भी हमें ये देखने को मिलता है कि हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट हो कि भले ही हाई कोर्ट हो, इसमें हमेशा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की एक समस्या देखने को मिली है। तो अभी जो ये 9 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इसमें 33% जिससे हमें वुमेन देखने को मिली है, तो इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि इन नई 3 जजेस के पहले केवल जस्टिस इंदिरा बनर्जी ही यहाँ पर ओनली वुमेन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस बीवी नगर रत्ना ये भारत की पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है 2027 में। अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो ये 2027 में करीब इंडिपेंडेंस के 80 साल बाद भारत को पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल सकती है। इनका कार्यकाल वैसे करीब एक ही महीने की अवधि का रहेगा, लेकिन फिर भी अपने आप में भारत को पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की आशंका है 2027 में। उसके बाद में 1989 में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा कोई फीमेल जज आई थी, ये जज थी जस्टिस फातिमा बीबी। उसके बाद में अगर अभी तक हम देखें तो 11 वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, अगर हम इन 3 नए अपॉइंटमेंट्स को भी कंसिडर करें। उसके अलावा अगर 2018 की हम विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट देखें तो इन्होंने बताया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है जुडिशरी में, अगर हम देखें वुमेन इन द लोअर जुडिशरी इज हायर एट 27%। तो लोअर जुडिशरी में करीब 27% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वही जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन घट जाता है। मतलब अभी भी महिलाओं की बड़ी भूमिका आनी बची हुई है जुडिशरी में, और जितनी ज्यादा हमारी जैसी डाइवर्स कंट्री है, जितनी ज्यादा हमारी जुडिशरी में डाइवर्सिटी होंगी, उम्मीद करते हैं कि इस कंट्री में भी जस्टिस सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप हमें सिर्फ ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे। आपको करना सिर्फ ये है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय लॉसी को सर्च करना है और हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम के हमारे अलग अलग पेजेस है, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।